गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है जून 19 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में कुछ खास बात बोली है टीबी के बारे में और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इंडिया को टीबी मुक्त कर देंगे। तो आज हम लोग करेंगे बात टीबी के बारे में, उसकी कॉजेज क्या हैं, कितने टाइप के टीबीज होते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है, ट्रीटमेंट वगैरह, डायग्नोस्टिक्स वगैरह क्या होता है, वो तो हम देखने वाले हैं जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा गांधी पीस प्राइज वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है इस साल के लिए और उसके लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक अपना अपना जो है प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे कि ज्यूरी क्या होती है, किसको दिया जाता है, अब तक किसको मिला है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे तो ये इकोनॉमी के हमारे बिल्कुल थोड़े से स्टैटिक पोर्शन से आता है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन करंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि कुछ महीनों का डायरेक्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड आ चुका है, तो लास्ट ईयर से उसको कंपेयर किया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टेलीग्राम बोट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि भाई अभी जो कोविन जो था हमारा, जिसके यूज प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया था, उसका डेटा लीक हो गया है टेलीग्राम के ऊपर कुछ बोट्स के यूज करके। तो वो टेलीग्राम बोट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो कितने डेंजरस होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। ये भी तो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ से पूछ सकते हो एग्जाम में। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज उन्होंने द हिंदू में एक एडिटोरियल लिखा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया के बारे में यहाँ पे कुछ खास बात हुआ नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आज का है वो कहता है, देखिए, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन rises 11.2% to 3.8 लाख करोड़ रुपीस, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखिए ये पूरे साल का डेटा नहीं है, मतलब पूरे साल 2023 का डेटा नहीं है, ये आया है सिर्फ कुछ महीनों के लिए, कि मतलब जून 17 तक का डेटा आया है। पिछले साल के कंपैरिजन में हम लोगों ने 11.2% डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन ज्यादा की है। अब ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है, ये थोड़ा हम लोग लेट ऑन देखेंगे कि क्या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अच्छा है या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अच्छा है, थोड़ा सा देर में देखने वाले हैं। तो ये कुछ डेटा इन्होंने यहाँ पे दिया है। अब ये डेटा आपको याद नहीं करना है, ना आप याद कर सकते हो ना आपको करना होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह क्या होता है। खैर, साल के आखिर में जो है लास्ट जो है वो डेटा आता है, उसको तब हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से देख सकते हैं, या फिर जब हम लोग बजट करते हैं बाद में और इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें ये चीजें थोड़ी बेटर वे से डिस्कशन की जा सकती हैं। बट एज अ कॉन्सेप्ट टैक्स होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। टैक्स देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टैक्स इज द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रिवेन्यू दैट द इंडियन गवर्नमेंट लेवाइज, मतलब इंडियन गवर्नमेंट लगाती है ऑन द वर्कर इनकम एंड द कॉर्पोरेट गेन्स। वर्कर मतलब जैसे मैं भी एक वर्कर हूं, आप जॉब करते हैं तो आप भी एक वर्कर हो, हमारी इनकम के ऊपर, और जो कॉर्पोरेट मतलब टाटा बिरला अंबानी जो भी पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उनके गेन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं टैक्स। ठीक है, मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है बेसिकली हमारा। अब हम लोग इतनी सारी चीजों का यूज करते हैं, रोडवेज का यूज करते हैं, जॉब्स करते हैं, बैंकिंग सर्विस लेते हैं सरकार से, लॉ एंड ऑर्डर सरकार मेंटेन करती है। अब इतना सारा चीजें मेंटेन करने के लिए सरकार को पैसा तो चाहिए ना यार, खर्चा तो होता है हर चीज के अंदर। तो वो खर्चे में हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, तो हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं गवर्नमेंट्स के अंदर, जिसे हम लोग टैक्स के रूप में जो है वो जाना जाता है। द गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस ऑन सिटीजन्स टू जनरेट रिवेन्यू। अब सरकार का भी ये इनकम तो देखिए सीधी सी बात है, आप हमारी हेल्प करें हम आपकी हेल्प करेंगे। हम सरकार को टैक्स के रूप में हेल्प करते हैं, सरकार हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कराती है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, रेगुलेशंस प्रोवाइड कराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी वगैरह सब प्रोवाइड कराती है। तो ये एक दूसरे के लेके बेसिकली हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब चलिए, टैक्स होते हैं दो तरह के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए दोनों के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है वही टैक्स पे करता है, आप उस टैक्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसकी टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी को टैक्स भरना पड़ता है, आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट इसका उल्टा होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
वो अपने टैक्स बर्डन को ट्रांसफर कर सकता है किसी और के ऊपर, ट्रांसफर कर सकता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, जैसे मान लो मेरी सैलरी है, अगर मेरी सैलरी में मान लो मुझे टैक्स भरना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मुझे ही भरना पड़ेगा। मैं अपने फादर पे, मदर पे, ब्रदर सिस्टर पे ट्रांसफर उसको नहीं कर पाऊंगा, मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मान लो कोई दुकानदार है, वो सामान बेचता है महीने भर में बहुत सारा, अब टैक्स उसके ऊपर लगेगा, सरकार लगाएगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी आदमी की है टैक्स भरने की। लेकिन वो उस टैक्स को ट्रांसफर कर सकता है कस्टमर के ऊपर। तो जो कस्टमर उसकी दुकान से कपड़ा लेने आते हैं, जो भी सामान खरीदने आते हैं, वो कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी शॉपकीपर की है, लेकिन कस्टमर के ऊपर बर्डन आता है। तो ये दोनों में फर्क होता है। पहले वाले केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन एक ही आदमी के ऊपर होता है, दूसरे वाले में रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन दोनों अलग अलग इंसानों पे होता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। अब आप मान लो शोरूम में गए, आपने जो है लेवाइस की जीन्स खरीदनी है, आपने जीन्स खरीदी 2000 3000 जितने का आपने खरीदा, वो टैक्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो लेवाइस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को टैक्स देना। लेकिन अल्टीमेटली भर कौन रहे हो? आप भर रहे हो, क्योंकि आप जीन्स खरीद रहे हो। आपके पास जब बिल आता है तो उसके ऊपर टैक्स लिखा हुआ आता है कि आपने इतना जीएसटी लगाया, सीएसटी लगाया, आता है ना? हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा फर्क होता है। एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स। मतलब आपकी सैलरी अगर एक स्लैब से ज्यादा होती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और ये जो है हर साल अपडेट भी होता रहता है। ये स्लैब्स वगैरह बजट में सरकार जो है इसको डिक्लेयर करती है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी जब पैसा कमाती है उनके ऊपर लिया जाता है। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इतना टैक्स कंपनी को कम से कम मिनिमम देना ही पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स मतलब जैसे आपने कोई जमीन बेची, आपने कोई एसेट्स बेचे, ठीक है, कोई शेयर्स वगैरह बेचे, तो आपको ऊपर लगेगा ये। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है। जैसे मान लो आपने नॉन एग्रीकल्चर कोई भी आइटम बेचा, मान लो कोई मेटालिक, आपने एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह आप उस बिजनेस में हो, तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपके ऊपर लगेगा। एस्टेट ड्यूटी टैक्स वगैरह अभी नहीं लगता है, ये खत्म कर दिया गया है। लेकिन पहले लगा करता था ये, जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाया करती थी, तो उसके बाद उसके जो भी एसेट्स होते थे, ज़मीन वगैरह जो भी, तो उसके ऊपर टैक्स लगा। अब ये नहीं है। वेल्थ टैक्स भी अभी नहीं है। तो जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती थी, ज़मीनें वगैरह होती थी, उनके ऊपर लगाया जाता था, गोल्ड वोल्ड के ऊपर, अब ये भी नहीं लगता है। गिफ्ट टैक्स भी पहले लगाया जाता था, ये भी सरकार ने खत्म कर दिया है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अभी भी नहीं लगता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है? जैसे कोई कंपनी किसी को सैलरी देती है, तो जैसे मान लो मेरी कंपनी मुझे जो है मान लो 50,000 रुपए सैलरी देती है, लेकिन सैलरी के अलावा कंपनी मुझे कुछ और बेनिफिट भी दे सकती है ना? मान लो मुझे जिम की मेंबरशिप दे दिया, या मुझे कहीं टूर एंड ट्रैवल्स में मान लो मुझे कहीं घुमा दिया, मनाली घुमा दिया, तो ये फ्रिंज बेनिफिट होते हैं। कोई है ना, मुझे ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठा के दे दिया, तो ये होती है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। पहले सरकार इनके ऊपर टैक्स लिया करती थी, लेकिन अभी सरकार ने वो भी मना कर दिया है। तो ये तो नहीं है, बट एग्जाम्पल आपके सामने है। ऐसे इनडायरेक्ट के हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब जैसे आप कुछ मान लो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से कुछ मंगवाते हो सामान, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है जैसे वो इंडिया के अंदर एंट्री करता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। उसके अलावा सेल्स टैक्स, ये अभी खत्म कर दिया गया है जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है। एक्साइज टैक्स ड्यूटी होती थी, अगर देश में कोई भी चीज प्रोड्यूस होती थी, प्रोडक्शन के ऊपर लिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको भी जीएसटी के बाद हटा दिया गया है। सर्विस टैक्स ये भी हटा दिया गया है, और उसके सर्विस टैक्स सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा लगाया जाता था। वैल्यू एडिड टैक्स टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता था, इसको भी हटा दिया गया है जीएसटी के बाद। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जैसे जो कंपनी होती है, आप उसके शेयर होल्डर होते हो, तो कंपनी हर साल जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज शेयर जो है वो अपने उनको शेयर होल्डर को देती है। तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले लगता था, 2020 के बाद ये भी खत्म कर दिया गया है, तो ये भी नहीं है। बेसिकली जीएसटी आने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो भी उसके अंदर सब्ज्यूम हो गए हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन देखिए, एडवांटेज तो हमें पता ही है, सरकार की इनकम होती है जनरेट, फिर उसके बाद सरकार जो है सोशल बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है सरकार सोशल बेनिफिट वगैरह के लिए। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स का डिसएडवांटेज क्या है, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। डायरेक्ट टैक्स का डिसएडवांटेज सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हो, इवेड कर सकते हो। बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे टैक्स सिस्टम के अंदर, जिसका यूज करके उसको इवेड किया जाता है। लोग अपना टैक्स छुपा देते हैं, अपनी इनकम को छुपा देते हैं। तो सरकार को जितना बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता, और ये इलीगल एक्टिविटी भी होती है। ठीक है। टैक्स स्लैब आ रहा है आर्बिट्रेरी, सरकार हर साल टैक्स स्लैब को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, तो लोगों को उसके लिए क्लैरिटी होती ही नहीं है। दूसरी बात,
ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ। डायरेक्ट टैक्स जब लगाया जाता है तो इससे लोग इंसेंटिवाइज होते हैं। मतलब देखिए, आप देखिए, मान लो आपकी सैलरी 100 रुपए है। अब 100 रुपए में से सरकार ने 30 रुपए टैक्स लगा दिया। अब 30 रुपए तो सरकार के पास चले गए, आपके पास तो सिर्फ 70 रुपीज बचे। अब आपको इंसेंटिव नहीं है कि आप काम करो। अगर आपको पता ही है कि भैया 100 रुपए कमाने से 30 रुपए सरकार लेके चली जाएगी, तो आप काम थोड़ी ना करोगे उतना। मेहनत आपने किया है, समय आपने दिया है, लेकिन 30% गवर्नमेंट लेके चली गई। तो इससे क्या होता है, एक आम आदमी, एक आम जो वर्कर है, वो डीमोरलाइज होता है और ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी नेगेटिव में जाती है। और यही जो लोग होते हैं बाद में अपनी इनकम छुपा देते हैं, सरकार को बताते ही नहीं कि मेरी सैलरी 100 रुपए है, वो बताएगा मेरी सैलरी 30 रुपए है। तो वो क्या करता है, ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता है ना, स्मगलिंग में चला जाता है, ब्लैक मनी जनरेट होती है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं और इनकन्वीनियंस भी तो होता है ना लोगों को। आपने मेहनत से पैसा कमाया, सरकार उसको लेके चली गई, तो ये डायरेक्ट टैक्स के कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के भी नुकसान होते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स ना वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स परसेंटेज भी बढ़ता है। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। जैसे जैसे आपकी सैलरी की प्रोग्रेस होगी, टैक्स की प्रोग्रेस भी वैसे ही होती है। दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में ये होता है जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके ऊपर टैक्स परसेंटेज कम होता है, कम टैक्स लगाया जाता है। या फिर आप ये कह लीजिए जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके ऊपर टैक्स कम होता है और आप उसको आराम से भर सकते हो। अब इसका मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपने दूध का पैकेट खरीदा, ठीक है, वो मान लो 50 रुपए लीटर आपने दूध खरीदा। आपने 50 रुपए लीटर दूध खरीदा और आपने इनडायरेक्ट टैक्स उसके ऊपर दिया। आपने इनडायरेक्ट टैक्स दिया 2 रुपए, ठीक है। वहीं अंबानी ने भी एक दूध खरीदा 1 लीटर, उसने भी 50 रुपए पे किए, उसने भी 2 रुपए टैक्स के रूप में दिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सबके ऊपर बराबर लगता है। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये रिग्रेसिव है। अब आपके लिए 2 रुपए देना 50 रुपए के परचेज पे ज्यादा है, क्योंकि आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है। अब अंबानी भाई साहब के लिए तो 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पे कर सकता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है, अमीर आदमी उसको आराम से सहन कर सकता है। आपने 2,000 रुपए की जीन्स खरीदी, उसके ऊपर आपको जो है मान लो 500 रुपए टैक्स देना पड़ा। अंबानी ने भी 2,000 की जीन्स खरीदी, उसको भी 500 रुपए टैक्स देना पड़ा। अरे उसकी तो सैलरी ज्यादा है ना भाई, वो तो पे कर सकता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है एक रिग्रेसिव टैक्स होता है। इसमें गरीब आदमी को पनिश किया जा रहा है और अमीर आदमी को इसमें रिवॉर्ड दिया जा रहा है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है और गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है। इन्फ्लेशनरी जो है इंपैक्ट इसका डेफिनेटली होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दुकान वाले जो बिजनेस पर्सन होते हैं ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा टैक्स कलेक्शन करने के चक्कर में वो कस्टमर के ऊपर ज्यादा चार्जेस लगा देते हैं और वो चीज महंगी हो जाती है, तो इन्फ्लेशन भी इससे हो सकता है। दे डू नॉट रेज सिविक कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब जैसे मान लो डायरेक्ट टैक्स लगाया गया किसी के ऊपर, अब डायरेक्ट टैक्स में तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि भैया लोगों की ना अवेयरनेस बढ़ा है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स चक्कर में तो आप ऐसा नहीं कह सकते। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये थोड़ा सा इधर उधर भाग गया है ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स जब होता है तो लोगों के मन में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं आती है। तो ये थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक और एडिशनल सा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू, ये पुराना कंटेंट है, मैंने पहले आपको क्लास में दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये होता है कि सरकार की, हमारी कंट्री की जितनी जीडीपी होती है उसके कितना परसेंट सरकार जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है, क्योंकि टैक्स तो सरकार को चाहिए। अगर टैक्स सरकार के पास नहीं आएगा तो सरकार कैसे रिवेन्यू जनरेट करेगी, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, है ना। तो ये जो हाई टैक्स टू जीडीपी जो होता है ना, वो हमेशा बेनिफिट होता है। जैसे सरकार की जीडीपी 100 रुपए है और सरकार जो है 50 रुपए टैक्स से कलेक्ट कर रही है, तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार का रिवेन्यू जनरेट हुआ। लेकिन सरकार मान लो 100 रुपए सरकार की जीडीपी है हमारे देश की, जिसमें से सिर्फ 20 रुपीज ही वो टैक्स से कलेक्ट कर पा रही है, लेकिन सरकार को खर्चा कितना चाहिए, 50 रुपए। तो 30 रुपीज सरकार को एक्स्ट्रा कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, पैसा बोरो करना पड़ेगा मार्केट से, जिसके ऊपर सरकार को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अपने चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है ना। तो लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है काफी नुकसान करता है गवर्नमेंट को। इसके कई सारे इंप्लीकेशन हो सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारी सरकार इनकैपेबल है,
नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा करने में, वेलफेयर स्कीम वगैरह के ऊपर खर्चा करने में, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो ये खर्चा कहाँ से करेगी? ऑब्वियस सी बात है। सरकार को बोरोइंग करनी पड़ती है, क्योंकि आमदनी अठन्नी होती है, खर्चा रुपया होता है। तो सरकार जब बोरोइंग करती है तो बजट डेफिसिट हो जाता है, और बजट डेफिसिट जो है वो एक नेगेटिव चीज होती है, क्योंकि हमारे देश में उससे इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। तो ये सारी चीजें होती है। टैक्स इवेजन बढ़ जाता है सिस्टम के अंदर, लोग टैक्स देना बंद कर देते हैं। वेलफेयर स्कीम के ऊपर सरकार खर्चा नहीं कर पाती क्योंकि उसकी टैक्स कलेक्शन कम हो गई है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। लेकिन कैसे हम लोग टैक्स टू जीडीपी रेशियो को इंप्रूव कर सकते हैं? कैसे सरकार अपने टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज कर सकती है? पहली बात तो और ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेके आने की रिक्वायरमेंट है। जो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं भैया, उनको भी आप लेके आइए। जो जो टैक्स सिस्टम भरने का पूरा सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई तरीके से करिए। टैक्स रेट कम करिए। जब टैक्स रेट कम होंगे तो जो लोग ब्लैक मनी जनरेट कर रहे थे वो भी टैक्स पे करना बंद कर देंगे। ये सारी चीजें जो यहाँ पे की जा सकती हैं। उसके अलावा जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग, बेस इरोजन वगैरह, ये जो सारी चीजें होती है इसमें को सरकार इंप्रूव कर सकती है। मतलब दूसरे देशों के साथ, जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं जैसे मॉरिशस वगैरह है, उनके साथ हमारे कंट्री की कुछ डील होती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा टैक्स जो है इंडिया से वो अवॉइड किया जाता है। हमारे यहाँ की बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, वो टैक्स हेवन देशों के अंदर अपनी सब्सिडरी ओपन कर देती हैं, और वहां पे हमारे देश का पैसा जो है वो ट्रांसफर कर देती हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम उससे टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ट्रीटीज वगैरह सरकार ने इस तरह की चला रखी हैं उसको इंप्रूव किया जा सकता है। और सिटीजन का एटीट्यूड भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। सिटीजन को ये समझना चाहिए कि टैक्स देश के लिए बहुत जरूरी है, और टैक्स पे नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हो सकती हैं। बताता चलो आपको, हम लोग सैटरडे को अपना करंट अफेयर का कोर्स रखते हैं, जिसमें पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये कोड यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। SC1000 अगर आप कोड डालते हो तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। बेसिकली 10 से 12 रुपए का एवरी डे पड़ता है आपको, ये एक चाय के कप जितना पड़ता है, और आपका पूरा कोर्स यहाँ पे हो जाता है। फाउंडेशन कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस वगैरह सब कुछ कवर आपको यहाँ पे करवाया जाता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है? देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये दिया गया है गीता प्रेस को। कहाँ पे? गोरखपुर में। बेसिकली गीता प्रेस जो है बहुत सालों से जो जो गीता होती है उसको प्रिंट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको दिया गया है। तो कई अपोजिशन पार्टी जो है इसको अपोज कर रही है। उनका कहना है कि तो रिलीजियस उस वो फैक्टर यहाँ पे है, सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है, हिंदुत्व एंड ऑल दैट। खैर उसमें हम कंट्रोवर्सी में ज्यादा नहीं जाएंगे, बट बात यह है कि 2021 के लिए पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज को डिसाइड यहाँ पे कर लिया गया है। 2021 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए, गांधी पीस प्राइज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए है, ये मेंस वगैरह में इस तरह की चीजें नहीं पूछता है वो आपसे। गांधी पीस प्राइज जो है 1995 में शुरू हुआ था, जब गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को, पर्संस को, इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो कि गांधी आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करते हैं, मतलब नॉन वायलेंस के अंदर बिलीव करते हैं, और जिनका सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जो भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पिछले 10 साल का कम से कम यहाँ पे काम देखा जाता है उनको नॉमिनेट करने से पहले। ठीक है जी। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो किसी सिंगल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, ऐसा भी नहीं है। जॉइंट अवार्ड भी दिया जा सकता है, 2 लोगों को भी दिया जा सकता है कम से कम एक बार में। जैसे अगर आप देखें 2020 में जो है 2000 में नेशनल मंडेला को दिया गया था, और ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इन दोनों को दिया गया था एक साथ। ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड जब दिया जाता है तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और नेशनैलिटी। मतलब ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही नहीं दिया जाता, बल्कि दुनिया में किसी को भी दिया जा सकता है। आप किसी भी देश से बिलोंग कर सकते हैं भैया, आपको ये मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि नेशनल मंडेला को ये दिया गया है। इसमें दिया क्या जाता है? 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, साइटेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्लाक वो दिया जाता है, अवार्ड टाइप का दिया जाता है, और इसमें एक हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आइटम आपको जो है दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं। लेकिन कौन डिसाइड करता है किसको गांधी पीस प्राइज मिलेगा? उसके लिए हमारे पास एक ज्यूरी होती है। उस ज्यूरी के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे उसके अंदर होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इसको हेड भी करते हैं उस ज्यूरी को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है उसके लीडर होते हैं, और 2 एमिनेंट पर्सन्स होते हैं जो कि सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। ये जो ज्यूरी की टर्म होती है वो 3 इयर्स होती है। इसके 3 मेंबर परमानेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, CGI और लीडर ऑफ अपोजिशन। बाकी जो 2 मेंबर होते हैं वो
वो परमानेंट नहीं होते, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है बार बार। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं है भैया वहां पे हमेशा ही प्रेजेंट हो, अगर वो अब्सेंट होते हैं तो उनके द्वारा कोई और आदमी को वहां पे नॉमिनेट किया जा सकता है एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अ मेजोरिटी ऑफ द ज्यूरी इज नीडेड टू टेक द डिसीजन। ठीक है, मतलब कम से कम आपको मेजोरिटी चाहिए 50% प्लस वन। जो भी डिसीजन होता है ज्यूरी का, वो डिसीजन डिसाइड कर लिया जाता है बंद कमरे के अंदर। उसके अलावा उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप उसको अपोज नहीं कर सकते एक बार डिसीजन अगर ले लिया गया तो। ये थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए, गीता प्रेस वगैरह के बारे में, थोड़ा सा वर्ड के बारे में, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में इस तरह की चीजें आपसे वो पूछ लेता है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। इन मन की बात पीएम स्पीक्स ऑन द इमरजेंसी एफर्ट्स टू इरेडिकेट टीबी। तो इमरजेंसी पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगा मुझे। टीबी के बारे में बात करेंगे। तो मोदी जी ने मन की बात में, क्योंकि देखिए मन की बात यूजुअली क्या होता है ना, लास्ट संडे को होता है, वीक के मंथ के लास्ट संडे को होता है, लेकिन इस बार मोदी जी क्योंकि अमेरिका जा रहे हैं तो उन्होंने पहले ही कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने की मेंशन की है निक्षय मित्र प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, जिस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त करने वाले हैं। टीबी मुक्त, टीबी फ्री इंडिया बाय 2025 अंडर निक्षय मित्र प्रोग्राम। तो ये पूरा क्या है वो थोड़ा मैं बताता चलूं, लेकिन उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन और टीबी के बारे में पता होना चाहिए। भैया टीबी वायरस से नहीं फैलता है, टीबी बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। मतलब इसमें वायरल डोज कुछ नहीं करेंगी, एंटी बैक्टीरिया कुछ कर सकती हैं। खैर, क्या कहता है देखिए, ज्यादातर ये लंग्स के अंदर फैलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लंग्स के अलावा जो है दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। ये बैक्टीरिया कैसे फैलता है? ये बैक्टीरिया फैलता है आपका एयर से। ठीक है, कोल्ड फ्लू वगैरह आपको हो जाता है तो कफ वगैरह करते हैं, स्नीज करते हैं, स्पिट वगैरह करते हैं, थूकते वगैरह हैं, उससे ये हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि टीबी फैलने के 3 रीजन हो सकते हैं। एक तो लो इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी ही भैया वीक है। हाई डेंसिटी एंड द क्लोज स्पेसिस, बहुत क्लोज स्पेसिस में आप रहते हो, डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं दूसरे लोगों से, अनहाइजीनिक कंडीशंस वगैरह होती हैं, स्पिटिंग वगैरह होती है, पान की पीक थूकते रहते हो, वो सब चीजें यहाँ से अनफॉर्चुनेटली होता है। ये सारी चीजों की वजह से वो फैलता है। उसके अलावा जिस पर्सन को एचआईवी होता है उसको टीबी होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एचआईवी में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और टीबी भी उसको ही अटैक करता है जिसको इम्यून सिस्टम वीक होता है। दूसरी चीज जैसे मान लो तम्बाकू वगैरह का यूज करते हो, टोबैको, माल न्यूट्रिशन वाले केसेस में, अल्कोहलिज्म, ज्यादा शराब वगैरह पी जाती है, तो उस केसेस में टीबी आपको हो सकता है। टीबी के कितने टाइप होते हैं? टीबी के यूजुअली 2 टाइप देखे गए हैं। एक होता है लेटेंट टीबी और एक होता है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी जो है वो जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से अपने सिम्टम्स नहीं दिखाता है। बॉडी में है वो, लेकिन सिम्टम्स नहीं है। क्योंकि उसके सिम्टम्स नहीं है इसीलिए वो कंटेजियस भी नहीं होता। मतलब वो एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैल नहीं सकता, लेकिन कभी ना कभी आपकी जिंदगी में वो दोबारा एक्टिव हो सकता है। अभी एक्टिव नहीं है लेकिन बैक्टीरिया है, कभी एक्टिव हो सकता है। उसे कहते हैं लेटेंट टीबी। दूसरा होता है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, यस, आप बीमार होते हो, यस, और आप उसको दूसरों को फैला भी सकते हो। जब आप स्नीज करते हो, कफ करते हो, फैला भी सकते हो। कहता है कि 90% जो एक्टिव केस है इंडिया में, ठीक है, वो लेटेंट टीबी के केस होते हैं। बेसिकली सिम्टम्स नहीं होते हैं लेकिन आपकी बॉडी में वायरस होता है। उसके अलावा एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी क्या होता है भैया? ये थोड़े खतरनाक वाले होते हैं। एमडीआर का मतलब है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। मतलब जो यूजुअली ड्रग्स दी जाती हैं, दवाइयां दी जाती हैं टीबी के लिए, ये बैक्टीरिया उनको, इस बैक्टीरिया के ऊपर उनका कोई असर नहीं होता है। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेकंड लाइन ड्रग्स आपको देनी पड़ती हैं ठीक करने के लिए। नॉर्मल ड्रग्स से ये ठीक नहीं होता है। हाँ, ट्रीटेबल है ये, नो डाउट, लेकिन एक तो इसका इलाज बहुत महंगा होता है। ठीक है, और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग दवाइयां यहाँ पे दी जाती हैं और आपकी बॉडी के ऊपर उसका काफी साइड इफेक्ट भी होता है। दूसरा होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ये तो सबसे खतरनाक होता है। इसमें तो आप ये समझ लीजिए कि जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है उसका असर भी इनके ऊपर नहीं होता है, और यूजुअली पेशेंट की यहाँ पे डेथ हो जाती है इस एक्सट्रीम वाले केसेस के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए
देखिए, ये जो है आर्टिकल 2022 में लास्ट ईयर आया था, तभी हम लोगों ने इस आर्टिकल को किया था टीबी के बारे में। कहता है कि 21.4 लाख टीबी केसेज़ जो है इंडिया में देखे गए हैं 2021 में, जो कि 2020 से 18% ज़्यादा है। और इंडिया को कहा जाता है टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस इंडिया में ही पाए जाते हैं टीबी के। देखिए, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, दुनिया के 27% केस इंडिया में पाए जाते हैं टीबी के। चाइना में 9%, इंडोनेशिया में 8%। समझ रहे हो? तो इंडिया को कहा जाता है टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा अफ्रीका और द वेस्टर्न पैसिफिक। चिल्ड्रन इन द कंट्रीज वेयर द टीबी इज कॉमन ऑफन गेट बीसीजी वैक्सीन। वैसे तो ये वैक्सीन का नाम है बीसीजी जो दी जाती है, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन अभी है नहीं है जो दी जाती है। कई अमेरिकन यूरोपियन कंट्री में तो इसको वैसे भी नहीं दिया जाता है इस वैक्सीन को। जहां पे दिया जाता है भी वहां पे भी कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन बनाने की रिसर्च वगैरह चल रही है, पता नहीं कब बनेगी, लेकिन बात हो रही है। डायग्नोसिस ऑफ द टीबी कैसे किया जाता है? ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है। स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन मतलब जो बलगम वगैरह होती है उससे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे वगैरह किया जा सकता है। ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग एक टेस्ट होता है, ठीक है। सीबीएनएटी कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको ज्यादा इनमें डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस थोड़ा सा नाम आपको पता होना चाहिए क्या इस तरह से होता है। ब्लड टेस्ट के अलावा जो है टीबी के लिए जो है डायग्नोस्टिक सीटी स्कैन भी किया जा सकता है, एमआरआई स्कैन किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जा सकता है, यूरिन टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ लेगा थोड़ा सा टीबी के बारे में स्टेटमेंट्स का। अब इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव ले गए हैं टीबी को लेके? 1962 में हम लोगों ने लिया था नेशनल टीबी प्रोग्राम, ठीक है। ये तो बहुत पुराना है तो इसको ऐसा आपने याद करना नहीं है। 1978 में हमारे पास आया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन द इम्यूनाइजेशन ईपीआई, ये भी बहुत पुराना है। 1993 में आया था रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ये ऊपर वाले का ही जो है अपडेटेड वर्जन था। फिर आता है लेटेस्ट वाला 2020 में हम लोगों ने स्टार्ट किया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है बाय 2025, मतलब 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त करना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है वो है 2030 का, लेकिन हम लोगों ने उस टारगेट को 2025 कर दिया, मतलब 5 साल पहले ही हम लोग इरेडिकेट कर देंगे। मन के बात में मोदी जी ने इसी के बारे में बात किया था, ठीक है, इसके बारे में बात किया था। उसके अलावा डब्ल्यूएचओ वगैरह के साथ, बेसिकली डब्ल्यूएचओ जो इलाज रिकमेंड करता है उसे कहते हैं डोट्स, ठीक है। डोट्स कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये डोट्स कोर्स ही इसके अंदर जो है दिया जाता है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर में दिया जाता है डोट्स के द्वारा। तो जिसमें आशा वर्कर वगैरह होती हैं वो घर में जाके विजिट करती हैं, जिस घर में टीबी पेशेंट होता है उसको सुबह शाम दवाइयाँ दी जाती हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है रोज का, वो टेस्टिंग वगैरह रेगुलरली की जाती है, वो सब इसके अंदर में होता है। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम हमारे पास एक है इंडियाज नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 टू 2025, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अपने गोल को अचीव करना है, टीबी मुक्त हम लोगों ने बनाना है। हमारे यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम जिसके बारे में मोदी जी ने मन की बारे में ज्यादा बात किया था। ये है निक्षय पोषण योजना। पोषण योजना 2018 में चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसमें टीबी पेशेंट को हर महीने 500 रुपए दिया जाता है ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल कर सके। इसी प्रोग्राम के तहत एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है निक्षय मित्रा, ठीक है, निक्षय मित्र। निक्षय मित्र में क्या होता है, कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को जिसको टीबी होता है उसको एक तरह से अडॉप्ट कर सकता है, मतलब वैसे वाला अडॉप्ट नहीं, उसका इलाज जो होता है, उसका डायग्नोस्टिक होता है, उसका जो न्यूट्रिशन होता है उसको सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लो मैं हूं तो कोई टीबी पेशेंट अगर कहीं पे है मेरे गांव में या कहीं पे भी, तो उसको मैं एक तरह से अडॉप्ट कर लूंगा, उसका डायग्नोस्टिक इलाज वगैरह करवाना वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है निक्षय मित्रा के तहत। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी सोशल सेक्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, सीएसआर के तहत वो भी किसी को अडॉप्ट कर सकती हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर का भी बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक इंक्लूड किया है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं, वो कॉर्पोरेट्स, एनजीओज, इंडिविजुअल सब इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सरकार का टारगेट यही है कि 2025 तक हम लोग इंडिया को टीबी मुक्त कर देंगे, जिसमें ये चीजें यहाँ पे की गई हैं। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम बोट्स के बारे में बात कर रहा है। यू नो वेरी वेल कि भाई अभी यू नो जो कोविन का डेटा है वो चोरी हो गया टेलीग्राम पे, वो ओपनली जो है वो आप उसको देख सकते हो, खरीद सकते हो, जो भी आपको करना है। तो ये टेलीग्राम बोट्स के द्वारा किया गया है अनफॉर्चुनेटली, और पहले भी ऐसा होता रहा है, कोई नया इंसिडेंट ये नहीं है। लेकिन टेलीग्राम बोट होता क्या है? ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी खास पर्पज के लिए बनाया जाता है।
छोटी-छोटी एप्लीकेशन, जैसे मान लो आप ये देख लीजिए कि आपको ईमेल पढ़ना है, ठीक है? और आप चाहते हो कि अपना ईमेल ओपन ना करो और आप जो है टेलीग्राम के थ्रू अपने ईमेल पढ़ो। तो टेलीग्राम पे स्पेशल बोट होता है ईमेल रीडिंग करने के लिए। तो वो आपको अपना ईमेल ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टेलीग्राम से ही अपना ईमेल पढ़ सकते हो, ठीक है? और वहीं से अपने ईमेल का रिप्लाई भी कर सकते हो। और आपने ईमेल ओपन करे बिना, तो ये टेलीग्राम बोट होता है। जैसे आपको मान लो कोई यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करनी है, तो टेलीग्राम पे यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करने का बोट भी होता है। तो आप यूट्यूब ओपन करे बिना, आप वो लिंक वहाँ पे डालिए टेलीग्राम में, आपकी यूट्यूब वीडियो डाउनलोड हो जाती है। ये कुछ चीज़ें इस तरह से बोट काम करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो है बनाया जाता है। इनकी पहचान कैसे होती है? इनमें इस तरह के स्टिकर्स लगे होते हैं, मतलब @GIF, @Wiki, @YouTube, @Bing, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं। ठीक है। कौन इसको क्रिएट कर सकता है? कोई भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो एक ओपन सॉफ्टवेयर है, तो इस ओपन सॉफ्टवेयर का सिस्टम का यूज़ करके कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपको अगर सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन इस तरह की लैंग्वेज अगर आपको आती है थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग, तो आप ये तो बोट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने बोट जनरेट कर दिया यूपीएससी नोट्स, ठीक है? मान लो पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी नोट्स, आपने ये बोट जनरेट कर दिया। अब यूपीएससी पे टेलीग्राम पे इस इनके बारे में कोई भी नोट्स अगर आएँगे मार्केट में, तो वो तुरंत आप इस बोट्स का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से बोट स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए काम करते हैं, ठीक है? और आप उन बोट से सब्सक्राइब करते हो, तो आप उन बोट का मेंबर बन जाते हो, उन चैनल्स को जॉइन कर लेते हो, क्योंकि आपको पर्पज़ फुलफिल करना होता है। सारी समस्या यहीं पे खड़ी होती है। जब आप उस चैनल का पार्ट बन जाते हो, तो वो बोट आपका यूज़र डेटा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी चैट हिस्ट्री वगैरह को एक्सेस कर सकता है, और यहीं से सारी गड़बड़ होती है, आपका डेटा चोरी हो जाता है, फिर आपके उसी डेटा को फ़िशिंग पर्पज़ के लिए मालवेयर वगैरह के द्वारा आपके ऊपर अटैक कर दिया जाता है और आपकी आइडेंटिटी वगैरह चोरी कर ली जाती है। तो ये काफ़ी वल्नरेबल जो है वो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। वैसे तो टेलीग्राम कोशिश करता है कि भैया टर्म्स एंड कंडीशंस जो है टेलीग्राम की वो फुलफिल हों, लेकिन किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है ना? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होती हैं, तो टेलीग्राम बॉट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए, तो शेख हसीना जी ने आज एक आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल लिखा है द हिंदू में, क्योंकि बात ये है कि कोप 28 होने वाला है, ठीक है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहाँ पे होगा? यूएई में होगा, दुबई में होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। बेसिकली यूएई के अंदर जो कोप 28 के प्रेज़िडेंट हैं, है ना? मिस्टर जलेबी, शेख जलेबी, जबाली सॉरी, ठीक है? वो जो हैं, वो एक ऑयल कंपनी के मालिक हैं। भैया ऑयल कंपनी के मालिक हैं मतलब फॉसिल फ्यूल, लेकिन कोप का पर्पज़ क्या है? फॉसिल फ्यूल को रिमूव करना। तो आप एक ऐसे आदमी को प्रेज़िडेंट कैसे बना सकते हो कोप का, जो खुद एक फॉसिल फ्यूल कंपनी का मालिक है? तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ने कोप को लेटर लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि आप इनको हटा दीजिए, क्योंकि एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। मतलब आप ये मान लीजिए एक कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, कोल माइनिंग कंपनी है, आप उसके मालिक को कोप का हेड बना रहे हो। कोप का पर्पज़ ही क्या है कि फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना, खत्म करना, लेकिन आप उसको ही कैसे बना सकते हो? तो इसलिए थोड़ा-सा ये जो है पे न्यूज़ में रहा है। हालाँकि शेख हसीना जी ने इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये जो कंपनी है, नाम अगर आपको याद नहीं करना उसका, इस कंपनी ने बांग्लादेश के अंदर कई सोलर पावर प्लांट भी लगा रखे हैं। मतलब वो क्लीन एनर्जी में भी काम करता है, लेकिन उनका जो मेजर फंक्शन है वो फॉसिल फ्यूल ही है, पेट्रोल, डीज़ल वगैरह का काम है उनका, ठीक है। तो बांग्लादेश का क्या कहना है? कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने बताया है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल है नहीं, तो ज़्यादा इस टॉपिक में डिटेल में हम जाएँगे नहीं। मुजीब क्लाइमेट जो है प्रोस्पेरिटी प्लान बनाया गया है बांग्लादेश में, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, इंटरनल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी ही कंट्री में क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है जी। अब इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि जो गरीब कंट्री हैं, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है? भैया इनकी इकोनॉमी ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है, आपको फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करना पड़ेगा, अगर आपको क्लाइमेट चेंज का कंसर्न हो तो। अरे भाई फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करना मतलब आपको फैक्ट्री आउटपुट कम करना पड़ेगा, जो आप अफ़ोर्ड कर नहीं सकते। इंडस्ट्री बंद थोड़ी ना कर सकते हो आप, ये के क्लाइमेट चेंज के नाम पे। अरे इंडस्ट्री बंद कर दो, लोगों को काम कैसे मिलेगा? जीडीपी कैसे ग्रोथ होगी? हाँ, तो इन्होंने ये कहा है कि हमें इकोनॉमी ग्रोथ भी चाहिए, ठीक है? और हमें क्लाइमेट चेंज के लिए काम भी करना है। तो जो अमेरिका, यूरोपियन कंट्री हैं, वो ये नहीं कह सकती हमें कि फैक्ट्रियाँ बंद कर दो। हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़ें, ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि वी डू नॉट सीक कोल, ऑयल, गैस
आप भैया कोल, ऑयल और गैस का यूज़ क्यों करते हो? पावर के लिए ना। इन्होंने कहा कि हमें पावर चाहिए, लेकिन वो जैसे मर्ज़ी आए, वो चाहे कोल से आए, चाहे वो क्लीन एनर्जी से आए, हमें तो पावर चाहिए। आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, हम लोग क्लीन एनर्जी का यूज़ करेंगे। अगर आप हमें नहीं दोगे तो हम भैया अनक्लीन एनर्जी का यूज़ करेंगे, सीधी-सी बात है। क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि हम तो गरीब कंट्री हैं। तो आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। इन्होंने भी बेसिकली वही बात बोली है जो यूजुअली इंडिया बोलता है ना? एक तरफ तो आप हमें कहते हो भैया क्लीन एनर्जी यूज़ करो, दूसरी तरफ आप हमें टेक्नोलॉजी नहीं देते हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? तो ये नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि जो यूएई की लीडरशिप है, उसको ये इंश्योर करना चाहिए COP 28 के अंदर कि वो सारी चीज़ों का ध्यान रखे, ठीक है? जो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था लास्ट ईयर उसका भी ध्यान रखे, क्लीन एनर्जी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करे, अ, बांग्लादेश के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि बांग्लादेश जो है एक लो लाइंग कंट्री है। बांग्लादेश जो है एक लो लाइंग कंट्री है, जो कि ज़्यादातर प्लेन एरिया है, क्योंकि जैसे ही अगर ओशन का लेवल बढ़ेगा, तो आधा बांग्लादेश तो बेचारा वैसे ही डूब जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है, लेकिन गरीब भी है साथ के साथ, तो ऐसा कुछ बड़ा इम्पोर्ट कंटेंट कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? तो समस्या बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा है। डेट बैरियर की हमें बड़ी समस्या है। डेट इज़ अ बैरियर, क्योंकि आप ये चीज़ देख लीजिए, डेट्स आर व्हाइल द बिकमिंग अनपेएबल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज लार्जली कॉज्ड बाय द एमिशन एल्सवेयर। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, चाइना में कोई प्रोजेक्ट लगाया, बांग्लादेश में के अंदर जो है चाइना ने कोई प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है? अब साइक्लोन आ गया, वो प्रोजेक्ट पूरे का पूरा तहस-नहस हो गया। उस प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश ने चाइना से लोन लिया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बांग्लादेश लोन नहीं चुका पाएगा। लेकिन वो साइक्लोन ज़्यादा आया क्यों? बांग्लादेश की वजह से तो नहीं आया, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है। उसके लिए तो बांग्लादेश रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनका ये कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डैमेज हो रहा है, डैमेज तो भैया हमें हो रहा है ना, डैमेज तो हमें हो रहा है, लेकिन वो डैमेज किया किसने? डैमेज आपने किया। तो आपके करतूतों की वजह से हम लोग अपना डेट नहीं चुका पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि कलेक्टिव अप्रोच हो, सभी मिल-जुल के काम करें। हमें पैसा भी दें, हमें टेक्नोलॉजी भी दें और हमें गाइडेंस भी दें। तो ये जो सुल्तान अल जबैर हैं, जिसके बारे में मैंने बात किया था, दुबई के जो सुल्तान हैं, ठीक है? इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को ये बात बोलनी चाहिए कि अगर आप सीरियस हो, अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि बांग्लादेश कुछ क्लीन एनर्जी के लिए करे, तो आप उसको टेक्नोलॉजी भी दीजिए, आप उसे पैसा भी दीजिए। तो कुछ-कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हुई हैं। बाकी जो होगा वो तब देखी जाएगी। जनरली बात घुमा-फिरा के वही आ जाती है। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि पिछली बार जो इजिप्ट के अंदर हुआ था, वहाँ पे लॉस एंड डैमेज की जब फंड की बात की गई थी, तो इनका ये कहना है कि भैया ये फंड भी जो है दूसरे फंड के जैसे ना बने, है ना? खाली कटोरा बचता रहेगा, लेकिन पैसा कुछ आ नहीं रहा है। एक्चुअली में पैसा आना चाहिए और वो पैसा जो है ट्रांसफर भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। तो कुल मिला के इन्होंने यही कहा है कि भैया जो क्लाइमेट चेंज है वो किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। और पूरी दुनिया को साथ मिलके ही उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये बात इन्होंने कुछ-कुछ यहाँ पे बोली है। तो यही था आज के लिए। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल 2-3 यहाँ पे दिए हुए हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।